नमस्कार जय दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए एक बड़ी यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनको 8 लाख तक की कोई गाड़ी खरीदनी है तो 25 लाख की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे, दुनिया को बताएंगे यार मैं ना कल इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ। तो दुनिया को लगता है यार इसके पास तो बहुत पैसा है, ये देखो ये वाली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आया है। मान लीजिए उनको घर खरीदना है या नहीं भी खरीदना है तो दुनिया में को बताएंगे यार मैं 3 करोड़ तक का ना एक फ्लैट देख रहा हूँ। तो दुनिया को लगता है यार 3 करोड़ का फ्लैट ये देख रहा है, इसका मतलब इतनी हैसियत होगी, इतना पैसा होगा कि ये 3 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाला होगा। खरीदना नहीं है, बस सिर्फ इतना ही करना है, मैं 3 करोड़ तक का फ्लैट देख रहा हूँ। सो इस तरह लोग ना अपनी वैल्यू मार्केट में बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी ही हरकत पाकिस्तान ने भी की है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम है ज़हीर अहमद बाबर, उन साहब ने कहा है कि हम चाइना का जो स्टेल्थ फाइटर है जिसका नाम है J-31 उसको बाय करना जा रहे हैं। अब देखिए, एक पुरानी कहावत है ना, जिम में नहीं है टल्ला टिल्ला मांग रहे हैं लाल किला। या फिर इसी का एक हिंदी वर्जन भी है कि घर में नहीं है दाने माँ चनी भुनाने। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ है। फॉरेन रिजर्व इनका ज़मीन में गड़ा हुआ है। 1-1 बिलियन डॉलर के लिए पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं और उनको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए। सो आज के हमारे सेशन में हम पाकिस्तान की यही जो इन्होंने शगुफा छोड़ा है ना, इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जिस फाइटर के बारे में बात कर रहे हैं ना J-31, इसकी भी पोल पट्टी खोलेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने जब जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम शुरू किया तो उसने बहुत सारे डिज़ाइंस के ऊपर यहाँ पे काम करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं करता कि किसी प्रोग्राम पे वो काम कर रहा है और वो 1 या 2 डिज़ाइन से शुरू करे, तो बहुत सारे डिज़ाइंस को एक साथ लेकर के उस पर काम करते हैं। और यहाँ पर जितने भी डिज़ाइंस उन्होंने यहाँ पर कंसीडर किए उनके अंदर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ को रिजेक्ट किया और फाइनली 2 डिज़ाइंस यहाँ पर अमेरिका ने अप्रूव किए। एक बना F-35 और दूसरा बना F-22। अब इस सारे प्रोग्राम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाइना ने साइबर अटैक के थ्रू यहाँ पे चोरी कर ली। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 2009 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है कि चाइना ने F-35 और F-22 के जो ब्लूप्रिंट्स हैं उसको चोरी किया, उसकी सीक्रेट फाइल्स को चोरी किया, इवन उन एयरक्राफ्ट के डिज़ाइंस को भी चोरी कर लिया जो कि इस प्रोग्राम में रिजेक्टेड हो गए। और इस सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के चाइना ने 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाए। एक था शेंगयांग FC-31 और दूसरा था चेंगडू J-20। फाइनली जो चाइनीज़ आर्मी है उसने J-20 को अपने पहले स्टेल्थ फाइटर की तरह यहाँ पर अप्रूव किया और शेंगयांग FC-31 जिसको आज हम J-31 बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा बैकवर्डली रखा गया कि भाई हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। चाइना का मंसूबा यहाँ पर यह था कि हम FC-31 को एक्सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे, उन देशों को बेचेंगे जो F-35 को बाय नहीं कर सकते। चाइना ने भी यहाँ पे वही काम किया जो अमेरिका करना चाहता है। अमेरिका ने दोनों एयरक्राफ्ट F-22 F-35 एक ही प्रोग्राम से बनाए, बट F-22 को अमेरिका किसी को नहीं बेच रहा और आगे भी नहीं बेचेगा। और उसने जो बेचने वाला वेरिएंट बनाया वो F-35 था। इसी तरह चाइना भी चाहता है कि जो J-20 है उसको कभी किसी को सेल ना किया जाए, बल्कि जो FC-31 है उसको दुनिया को सेल किया जाए, स्पेशली उन देशों को जो कि 5th जनरेशन फाइटर तो लेना चाहते हैं बट उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो F-35 जैसा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट अफोर्ड कर पाए। सो यहाँ पर जो ये FC-31 है जिसको आज हम J-31 के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली F-35 की फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड कॉपी है। अब हम आ जाते हैं इस एयरक्राफ्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस पर। सो ये एयरक्राफ्ट बेसिकली एक मिड साइज सिंगल सीटर ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, ऐसा चाइना कहता है। अब कितना स्टेल्थ होगा ये तो वक्त बताएगा। अगर बात करें इसकी लेंथ की तो ये थोड़ा छोटा है J-20 के कंपैरिजन में, जो कि चाइना का पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लेंथ लगभग 17.3 मीटर की है, इसका विंग एरिया 11.5 मीटर का है, इसकी हाइट लगभग 4.8 मीटर की है और उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 28,000 किलो का है। इसके अगर इंजन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में पहले रशियन इंजन लगाया जाना था, बट बाद में चाइना ने डिसाइड किया कि इसके अंदर वही इंजन लगाया जाएगा जो कि JF-17 के अंदर चाइना ने यूज़ किया है और इस इंजन का नाम है टाइसन WS-13। इस इंजन के थ्रू 56.75 न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट किया जाता है और अगर आफ्टर बर्नर भी इसमें ऐड ऑन कर लिए जाए तो लगभग 87.2 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी तरह की मिसाइल्स ले जा सकता है। इसके अंदर ऐसा रेडार लगा हुआ है और इसके जो इंटरनल बे है इसके अंदर जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो लगभग 6 हार्ड पॉइंट्स इसके अंदर है और लगभग 8,000 किलो का जो वजन है वो ये एयरक्राफ्ट ले जाने की कैपेसिटी रखता है।
अब आ जाते हैं इसके स्टेल्थ फीचर पर। देखिए जितने भी दुनिया में इस समय स्टेल्थ फाइटर बन रहे हैं, तो जो उसका मटेरियल है जिससे वो स्टेल्थ फाइटर बनाए जाते हैं, वो मटेरियल बेक्ड इन स्टेल्थ मटेरियल होता है। यानी कि बहुत सारे जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि स्पेशली रडार की वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं या उनको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, उन मटेरियल्स को यहाँ पर यूज किया जाता है सो दैट जो एयरक्राफ्ट है वो रडार पर दिखाई ना दे, तभी तो वो स्टेल्थ बनेगा। बट यहाँ पर चाइना ने जो मटेरियल यूज किया वो नॉर्मल मटेरियल है और इसके ऊपर कोटिंग की गई है, यानी कि एक ऐसा पेंट किया गया है जिसके थ्रू इसकी जो इमेज है वो रडार पर ना आए। बट ये बहुत सारे रडार्स ऐसे हैं जिनके थ्रू इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू चाइना इटसेल्फ ये सिर्फ L और KU बैंड्स के जो रडार हैं उनको डिसीव कर सकता है और कुछ सेंसर्स में इसकी विजिबिलिटी लो रहेगी, यानी कि इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे सुखोई के अंदर अभी उत्तम रडार लगाया जा रहा है और हमारे जितने भी अपग्रेडेशन हो रहे हैं उनके अंदर यही रडार हम यूज कर रहे हैं, जो कि हाईली इफेक्टिव है इस तरह के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि जो अगर पाकिस्तान इसको ले भी लेता है तो भी इसका जो स्टेल्थ फीचर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि हम इसको ट्रेस ना कर पाए। सो ये थे इस एयरक्राफ्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस। देखिए ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट में इतना ही दम होता तो चाइनीज़ जो एयरफोर्स है वो J-20 के कंपैरिजन में इसको सेलेक्ट करती। चाइनीज़ एयरफोर्स ने इसको रिजेक्ट किया, इसको सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए दिया। और मैंने जैसा आपको बताया कि F-35 की कॉपी J-20 है और J-20 की कॉपी या फिर उसका रिजेक्टेड पार्ट ये J-31 एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये F-35 की सेकंड कॉपी है। तो सेकंड कॉपी कैसी होगी, और वो भी चाइना की बनी हुई सेकंड कॉपी कैसी होगी, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने भाई पाकिस्तान पर। देखिए पाकिस्तान भारत के साथ एक ऐसी हथियारों की होड़ में लगा हुआ है जो सिर्फ उसको बर्बादी की तरफ ले जा रही है। आपको याद होगा USSR जो कि अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में लगा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर का टाइम था, और यही हथियारों की होड़ की वजह से उसकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होगी और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद USSR भी डिसइंटीग्रेट हो गया और पाकिस्तान का भी यही हश्र होने वाला है। अगर आज की बात करूं तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो 8.2 बिलियन का है, और वो भी उसने पूरी दुनिया से भीख मांग मांग करके, IMF से हाथ फैला करके ये फॉरेन रिजर्व अभी मेंटेन किया है। देखिए फॉरेन रिजर्व किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर पाकिस्तान ये एयरक्राफ्ट खरीदता है जो कि ऑन एन एवरेज 70 मिलियन के आसपास का होगा, अगर चाइना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के ऊपर एक तरह का बोझ है, और पाकिस्तान चाइना से लगातार कर्ज लिया भी हुआ है, कर्ज मांग भी रहा है, तो वो यहाँ पर भी कर्ज ही मांगेगा या कोई अपना इलाका, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाइना को गिरवी रखेगा। क्योंकि चाइना एक कहते हैं ना एक तरह का वो लाला टाइप का बंदा है जो कि आपकी ना गुर्दा भी खींच ले आपके कर्ज के नाम पर। तो पाकिस्तान यहाँ पर चाइना को क्या देगा ये वक्त बताएगा। वो लैंड देता है, कोई अपना कंपनी बेचता है, अपनी आत्मा बेचता है, क्या बेचेगा ये तो वक्त बताएगा। उसके फॉरेन रिजर्व के थ्रू तो ये एयरक्राफ्ट परचेज करना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। बात करें हिंदुस्तान की तो देखिए हिंदुस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो हमारा एमका अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। मान लीजिए हमारा एमका में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंजन को लेकर के है। मान लीजिए इंजन की कोई प्रॉब्लम हमें रहती है, लेट्स से अमेरिका ने हमें जो F-14 इंजन है वो देने में नाकानी करी, कुछ ऐसा किया, तो हम अपना इंजन भी बना सकते हैं। देखिए हम जब मंगल तक अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो भेज सकते हैं, हम इतने बड़े बड़े रॉकेट भेज सकते हैं, तो एक छोटा सा इंजन नहीं बना सकते। सिर्फ वक्त की बात है, और किसी दिन अगर इंडियंस का माथा घूमा तो महीने 2 महीने में अगर इंजन बना दें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम 5-6 महीने में एक ऐसे वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं जो कि दुनिया के लिए नया था, और ऐसी वैक्सीन जो कि इतनी इफेक्टिव है कि भारत जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नहीं था और हम सब बच गए उसमें। अमेरिका में जाके देखो क्या हालत हुई है। तो इतनी बढ़िया वैक्सीन अगर हम बना सकते हैं तो हमारा माइंड, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल बेस है वो इतना ज़्यादा शार्प है कि अगर किसी दिन हमारा माथा घूमा तो इसका इंजन भी हम खुद बना लेंगे। अब अगर मान लीजिए हम अपने एमका के इंजन को नहीं बनाते हैं या फिर अपने एमका को थोड़े दिन के लिए साइडलाइन कर देते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास दुनिया के बहुत सारे ऐसे फाइटर प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का चल रहा है, फ्रांस चला रहा है, ब्रिटेन भी अपना एक प्रोग्राम चला रहा है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का, जापान चला रहा है। तो इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने का हमारे पास खुला ऑफर है, कोई भी देश हमें मना नहीं कर रहा। सभी कह रहे हैं हमारा जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है उसको प्लीज इंडिया ज्वाइन करें। इसके अलावा
रशिया लगभग हमसे बैक कर रहा है कि प्लीज़ उसका जो सुखोई का जो स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किया जाए। सुखोई 57 या सुखोई 75 दोनों ही प्रोग्राम्स में रशिया बहुत शुरू से इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे, क्योंकि रशिया से इंडिविजुअली इस एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो झेलना इस समय रशिया के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से सिर्फ रशिया ने लगभग 22 के आसपास ये एयरक्राफ्ट अभी तक बनाए हैं। हालांकि इस एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन में और सीरिया में अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी जो उसकी मतलब जो लिथैलिटी है उसको यहाँ पर प्रूव किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का खुला ऑफर है कि F-35 इंडिया को ले लेने चाहिए, और मैं भी कुछ ना कुछ इस फेवर में ज़रूर हूँ कि अमेरिका से F-35 जो एयरक्राफ्ट है इंडिया को बाय करने चाहिए। एक दो स्क्वाड्रन F-35 की हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना लगभग इतने सारे रशियन एयरक्राफ्ट हो गए और अब रशियन एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस दुनिया में उतनी ज़्यादा नहीं है। हमें अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बहुत सारे एयरक्राफ्ट को इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज़, अमेरिका का जो F414 इंजन है, इस इंजन को ही तो हम अपने एमका के लिए मांग रहे हैं। तो अगर F-35 आएगा तो जो उसका इंजन आएगा उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, कुछ उसकी टेक्नोलॉजी जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उससे भी हमें गो थ्रू होने का मौका मिलेगा। अभी तक तो हम रशियन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी को ही देखते आ रहे हैं और अभी तक हमारे बेड़े में कोई भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट आज तक नहीं आया है। तो ये फर्स्ट मौका होगा जब हमारे पास एक ऐसा अमेरिकन एयरक्राफ्ट आएगा जो कि इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों के पास है। बट ये उस केस में जब हम अपने एमका को साइडलाइन कर दें। एट प्रेजेंट हमारे लिए बेस्ट यही होगा, हम अपने एमका प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में स्पीड अप करें और जल्दी से जल्दी 2030 तक, 2029 तक अपने इस एमका के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। चाहे हम अपने एमका के, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2 फेजेस में हम इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जिसमें पहले फेज में उसका जो स्टेल्थ फीचर है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होगा और सेकंड फेज में हम उसको फुल्ली स्टेल्थ बना लेंगे। तो अगर हमारा स्टेल्थ फीचर इतना ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं है तो भी हम अपने एमका को रोल आउट कर सकते हैं विदाउट फुल्ली स्टेल्थ कैपेबिलिटी, और जो सेकंड वेरिएंट होगा उसको हम फुल्ली स्टेल्थ बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को स्पीड अप कर सकते हैं। सो एट लास्ट पाकिस्तान का ये जो शगुफा है उसमें पूरी दुनिया मज़े ले रही है। पाकिस्तान, तुर्की के कान प्रोजेक्ट को भी पाकिस्तान ने ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा तुर्की ने कहा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी ऐसा नहीं कहा है और तुर्की कहता है कि पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स अभी उस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान तुर्की का एयरक्राफ्ट लेगा, ये एयरक्राफ्ट लेगा FC-31, क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा। पर पाकिस्तान ने इस समय अपने नाम का जो रौला है पूरी दुनिया में स्टैब्लिश कर दिया है। सारे एक्सपर्ट यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है स्टेल्थ फाइटर खरीदने वाला है। और मेरी रिक्वेस्ट IMF से भी है कि भैया थोड़ा देखो, आपसे ये 1-1 बिलियन की भीख मांगते हैं और 70 बिलियन के स्टेल्थ फाइटर को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट इनको पेमेंट दो तो थोड़ा देख दाख के देना। सो ये था हमारा आज का सेशन। अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और बहुत जल्द इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली डिफेंस डायलॉग को देखते रहो। तब तक के लिए जय हिंद।